एग्रीकल्चर चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है ये, क्लास 10th की ज्योग्राफी की किताब का। शुरुआत करते हैं इसकी दोस्तों। इंडिया के एग्रीकल्चर की बात की जा रही है तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की भी बात की जाएगी, एक एक करके इन सब चीज़ों को देखेंगे। इंडिया एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। आपको पता है जो भी कंट्री डेवलप करना शुरू करती है, सबसे पहला जो डेवलप करता है उसका जो सबसे मेन सेक्टर होता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइनिंग और बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं, बट एग्रीकल्चर इज डोमिनेंट इन प्राइवेट सेक्टर। अगर हम अपने देश की बात करें तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। हालांकि लेटेस्ट डाटा तो ये बोल रहा है कि 50% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बट फिलहाल के लिए 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। यहाँ पे हमारे देश में जो भी खाना कंज्यूम होता है इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और फूड ग्रेन्स के अलावा एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। आप बोलोगे सर रॉ मटेरियल अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, तो भाई आप देखिए, शुगर केन गन्ना उगाया जाता है, शुगर केन से चीनी बनाई जाती है चीनी मिल में। तो चीनी मिल के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, शुगर केन। तो शुगर केन प्रोड्यूस करोगे, आप उसको चीनी मिल तक लेके जाओगे, तभी तो आपका चीनी बनेगी। तो बेसिकली शुगर केन प्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि इससे चीनी बनानी है। आप देखिए कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं जैसे टी, कॉफी, स्पाइसेस, इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर फार्मिंग की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, तो जो एग्रीकल्चर है ना, ये एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश में। ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है कि जो कल्टीवेशन के तरीके हैं हमारे देश में वो बहुत चेंज हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, शुरुआत में जो हमारे कल्टीवेशन के तरीके थे वो बहुत प्रिमिटिव थे, अंग्रेजों तक वो प्रिमिटिव ही रहे। बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने अपने एग्रीकल्चर के तरीकों को बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से चेंज करना शुरू किया, खासकर 1960s में जब हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो उसके बाद हमने फिजिकल एनवायरनमेंट के जो पैटर्न्स थे उनको रीड करना शुरू किया, टेक्निकल नो हाउ लेके आई, सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ा। आप देखिए फार्मिंग को और हाईली एडवांस बनाया है हमने। कैसे, तो भैया इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करना, इरिगेशन के तरीके को जहाँ पे भी फार्मिंग होती है वहाँ तक लेके आना, जो पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ सीड्स हैं उनको लेके आना। तो इन सब चीज़ों के चलते हमने हमारे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया। अगर देश के एग्रीकल्चर की बात की जाए तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी है, कॉमर्शियल भी है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब एक इंसान जो एग्रीकल्चर कर रहा है वो अपने परिवार की गुजर बसर चलाने के लिए एग्रीकल्चर कर रहा है, तो इसको आप बोलोगे सब्सिस्टेंस। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में आप बड़े स्केल पे क्रॉप को पैदा कर रहे हो ताकि उसको मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा सको, तो वो होता है कॉमर्शियल। अभी हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइप की फार्मिंग सिस्टम है, जिसमें पहला फार्मिंग सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग आज भी देश के कुछ पॉकेट्स में होती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है वो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे होता है। प्रिमिटिव टूल्स क्या होता है, तो डाउ, डिगिंग स्टिक्स, हू, खुरपी, इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करके आपका ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। ज़्यादातर यहाँ पे जो लेबर है वो हायर्ड नहीं होता है, फैमिली या कम्युनिटी लेबर होता है। तो ट्राइब्स ही करती हैं ज़्यादातर ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इन ट्राइब्स में मेंबर्स होते हैं, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है इस तरीके की फार्मिंग में। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की फार्मिंग नजर आ रही है, इसको अभी समझाता हूँ। ये जो फार्मिंग होती है काफ़ी हद तक मानसून पे, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसको आप लोग फेमसली शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हो। यहाँ पे क्या होगा कि फॉरेस्टेड इलाकों पे सारे पेड़ों को काट देंगे, जो भी नीचे के पेड़ के जो पोर्शंस बचे होंगे उनको जला दिया जाएगा। जलने के बाद जब वो पेड़ के पोर्शंस की राख सॉइल से मिल जाएगी, उस सॉइल के ऊपर ये लोग अपने फूड क्रॉप्स और सीरियल्स को उगाना शुरू करेंगे और अपनी फैमिलीज को सस्टेन करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे जैसे 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 इनके जो फूड क्रॉप्स उगते जाएंगे, 1 साल बीतेगा, 2 साल बीतेगा, 5 साल बीतेगा, 7 साल बीतेगा, ये जो सॉइल फर्टिलिटी है वो घटती जाएगी। जैसे ही सॉइल फर्टिलिटी इस हद तक घट जाएगी कि उसके ऊपर कुछ और नहीं उगाया जा रहा है, वैसे ही ये लोग इस लैंड को छोड़ के किसी दूसरे फ्रेश पैंड ऑफ लैंड पे चले जाएंगे कल्टीवेशन करने के लिए। ये जो शिफ्टिंग होती है ना, ये लोग एक सॉइल जो कि फर्टाइल नहीं रहा है उसको छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, इसकी वजह से इसको बोला था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और पुराने लैंड को छोड़ते इसलिए ताकि वहां पे जो फर्टिलिटी है उसको रिगेन किया जा सके, ताकि 10-20 साल बाद जब उस लैंड पे वापस लौट के आएंगे तो वहां पे एग्रीकल्चर फिर से शुरू कर सके।
यहाँ पे जो लैंड प्रोडक्टिविटी होती है ना बहुत कम होती है, क्योंकि फार्मर्स ना फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं ना ही किसी मॉडर्न इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। पुराने तरीकों से फार्मिंग होती है, हमारे देश के बहुत से हिस्से में होती है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में होती है। नॉर्थ ईस्ट में इसको झुमिंग कल्टीवेशन ही बोला जाता है। आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पमलऊ मणिपुर, दीपा पमलऊ बोला जाता है इसको मणिपुर में, दीपा बोला जाता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इस झुमिंग को और देशी कंट्री में क्या बोला जाता है इसको देखते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। ऑलरेडी मैं आपका पूरा कोर्स कवर कर रहा हूँ, चाहे वो स्कूल सिलेबस का हो, चाहे आपकी यूपीएससी के प्रिपरेशन का हो, तो आप मेरी मदद करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के मदद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी वीडियोस फ्री में मिल रही हैं। उसके साथ साथ ज्वाइन बटन दबाने से आपको कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी, तो एक वैलिडेशन आपके लिए वो भी होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे अपनी जेन्युइन क्वेरीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जो भी मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ को अपलोड करता हूँ। चलिए आ जाते हैं झुमिंग पे। झुमिंग को बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस झुमिंग को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है मिल्पा, वेनेजुएला में बोला था कोन्यूक्यू, ब्राजील में बोला था राका, सेंट्रल अफ्रीका में मसोल, इंडोनेशिया में लडांग, वियतनाम में रे। इंडिया में इसको मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में पोदू या पेंडा बोला जाता है, ओडिशा में पामाडाबी, कोमान या ब्रिंगा बोला जाता है, वेस्टर्न घाट्स में कुमारी बोला जाता है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में वार्ले और वाल्ट्रे बोला जाता है, हिमालयन बेल्ट में इसको खील बोला जाता है, झारखंड में कुरुआ बोला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको झमिंग बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। रिंझा नाम की एक लड़की है, ये आसाम में दीफू नाम की जगह पे रहती, छोटा सा गांव इसका, और ये देखती है कि कैसे इसके फैमिली मेंबर्स छोटे में जमीन को क्लियर कर रहे हैं, स्लैश कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं पैच ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन के लिए। फिर ये अपने माँ बाप की मदद करती, फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए वाटर ले लेके दौड़ती रहती पूरे फील्ड में। इसको बड़ा मजा आ रहा है, पास में एक पानी का भी सोर्स है तो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उसको अपनी चारों तरफ की सराउंडिंग्स अच्छी लग रही है, सब कुछ लहलहाता हुआ हरा हरा सा दिख रहा है। लेकिन इस बच्ची को कोई आइडिया नहीं है कि जैसे जैसे इस लैंड के ऊपर इसके फैमिली मेंबर्स कल्टीवेशन करेंगे, इस लैंड की जो फर्टिलिटी है, इस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाएगी, और कम होती फर्टिलिटी के साथ साथ ये जो फैमिली है वो दूसरे लैंड को ढूंढने लगेगी और ये लोग इस लैंड को छोड़ के चले जाएंगे, और ये बच्ची जिसको अभी के लिए सराउंडिंग्स पसंद आ रही हैं वो इस लैंड से हट के अलग हो जाएगी। अगर आप बात करो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, तो ये केवल दोस्तों आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में नहीं होती, ये और जगह पे भी होती है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की कह रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग आज की डेट में होती है जिसको आप इंटेंसिव कहते हो। ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ये उन इलाकों में होती है जहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है। इस इंटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, मैनुअल लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, बायोकेमिकल इनपुट्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि छोटी सी जगह में ज्यादा क्रॉप्स को उगाया जा सके। अब दोस्तों हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो हमारी आबादी थी वो 35-40 करोड़ के लगभग थी, तो उस समय पे 40 करोड़ लोग थे। आज की डेट में आप देखिए हमारे देश में ऑलमोस्ट 130 करोड़ 120 करोड़ लोग हो चुके हैं। अब हम 40 करोड़ से सीधे 3 गुने हो चुके हैं, तो लैंड तो उतना ही है, लोग बढ़ चुके हैं, तो क्या जमीनें भी बढ़ी है? जमीन तो हमारी भाई उतनी है। तो अभी जमीन उतनी ही है दोस्तों, तो आपको पता है एक बाप, उस बाप के 2-3 बच्चे, उस एक बच्चे के 2-3 बच्चे, इस तरीके से जनरेशन 10 जनरेशन आगे बढ़ती चली जा रही है। और इसी हिसाब से जो लैंड था ओरिजिनल पर्सन के पास वो टूटता चला जा रहा है। तो भाई फार्मर्स के 2 बच्चे हुए, उसने हमने लैंड को 2 भागों में बांटा, बच्चों में बांट दिया। एक बच्चे के 2 और बच्चे हुए, उसने हमने ओरिजिनल लैंड को 2 और भागों में बांट दिया। तो इससे हुआ ये है कि जो सक्सेसिव डिवीजन ऑफ लैंड हुआ है हमारे यहाँ पे, उसके चलते जो लैंड होल्डिंग साइज है वो घट गई। तो पहले वो जो लैंड बड़ा हुआ करता था, अब वो लैंड एक एवरेज फार्मर के पास बहुत कम हो गया। स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स है हमारे देश में, उनके पास ऑन एन एवरेज 2 हेक्टेयर से कम का लैंड होता है, और इस 2 हेक्टेयर से कम के लैंड पे इंडिविजुअली एग्रीकल्चर करना बहुत हद तक अनइकोनॉमिकल है। लेकिन फिर भी ये फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं और मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। इसका रीजन ये है कि इससे पैदा हुए धान को ये लोग अपने घर में स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे साल अनाज खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं।
तो बात दोस्तों ये है कि अगर किसी के पास लैंड है तो वो उसके ऊपर अपनी फल सब्जियां या अपने धान वगैरह अनाज चावल उगा के अपना खान पीन का हिसाब कर सकता है, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग जिनके पास थोड़ा ज्यादा होता है वो कुछ धान बेच भी पाते हैं। इसके चलते दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया। तो ये वाली जो फार्मिंग होती है जहाँ पे एक छोटे से लैंड के ऊपर बहुत इंटेंसिवली फार्मिंग करता है फार्मर, ताकि वो अपने घर का गुजर बसर चलाने के लिए धान को पैदा कर सके, इसको आप बोलोगे इंटेंस सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की। ये जो कॉमर्शियल फार्मिंग होती है सबसे पहली बात एक बड़े इलाके पे होती है। इसमें मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये पेस्ट रेजिस्टेंट सीड्स भी होती हैं जिनको जल्दी पेस्ट या डिजीज नहीं लगती हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग होता है, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग होता है, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है, ताकि हायर प्रोडक्टिविटी को हम निकाल सके। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो आप कॉमर्शलाइजेशन कर रहे हो ये रीजन टू रीजन वेरी होता है। तो ये आप देखो, राइस एक कॉमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, यानी हरियाणा पंजाब में एक बहुत बड़े इलाके में कॉमर्शियल बेसिस पर राइस को उगाया जाता है। वहीं पे ओडिशा में जो छोटे छोटे फार्मर्स है, चूंकि ओडिशा में पानी की कमी नहीं है, ठीक है, पानी अच्छा खासा बरसता है मानसून में, नदियां भी बहती हैं, तो उसके चलते लोग अपने छोटे छोटे लैंड पे भी राइस को उगाते हैं एज अ सबसिस्टेंस क्रॉप, ताकि राइस हो जाएगा तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेच देंगे और थोड़ा बहुत साल भर के लिए हम लोग यहाँ पे स्टोर करके रख लेंगे, तो दाल भात बना के पूरे साल खाते रहेंगे, हमें कभी खाने की कमी नहीं होगी। तो एक क्रॉप एक जगह पे अगर कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, हो सकता है दूसरी जगह पे वो पर्सनल यूज के लिए यानी सबसिस्टेंस के लिए इस्तेमाल की जा रही हो। अभी इस कॉमर्शियल फार्मिंग में एक टाइप है जिसको बोला था प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग का क्या मतलब होता है कि एक बहुत बड़े इलाके में एक सिंगल क्रॉप उगाई जाएगी, इसको बोला जाता है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, जैसे टी के प्लांटेशन। आप आसाम में चले जाओ, वहां पे आपको बहुत सारी चाय की फैक्ट्री मिलेंगी, साथ साथ चाय के बागान मिलेंगे। तो वो चाय के बागान में से जो लेडीज हैं या जो लोकल वर्कर्स हैं वो अपनी टोकरियों में चाय की पत्ती तोड़ तोड़ के लाएंगे और फिर उन पत्तियों से चाय बनाई जाएगी उस इंडस्ट्री में। तो एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर भी हो रहा है कि आप चाय के इतने बड़े बागान को मेंटेन कर रहे हो और बगल में फैक्ट्री है जहाँ पे चाय बन रही है। तो फैक्ट्री है इंडस्ट्री और चाय के बागान है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के मिलने से ज्यादातर केसेस में आते हैं प्लांटेशन। रबड़ का क्रॉपिंग होती है, टी की, कॉफी की, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं, जो कि बहुत बड़े इलाके ऑफ लैंड इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स लगते हैं, माइग्रेंट लेबर्स लगते हैं, बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रयोग किया जा रहा है, मतलब प्रोड्यूस किया जा रहा है वो चाय की पत्तियां। वो चाय की पत्तियां रॉ मटेरियल है, उससे वो टी बनेगी जो हम लोग को घर में इस्तेमाल करती होती है अपनी चाय बनाने के लिए। इंडिया में टी, कॉफी, रबड़, शुगर केन, बनाना, ये सब इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है। आसाम की बात की जाए तो टी है, नॉर्थ बंगाल में कॉफी है। नॉर्थ बंगाल कॉफी एक्चुअली एक ब्रांड है इन कर्नाटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है। अब बात ये है कि ये प्लांटेशन क्रॉप्स और बाकी सब चीजें हो क्यों रही हैं। देखिए, प्लांटेशन क्रॉप्स एक बहुत मेजर लेवल पे और बल्क लेवल में चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट में पहुंचा के बेचा जा सके। अभी मार्केट में पहुंचाने के लिए हमारे पास एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी आ गया है, जो प्लांटेशन एरियाज को, जो कि नॉर्मल कर केसेस में आउटस्कर्ट्स में होते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को और मार्केट्स को जोड़ता है। तो प्लांटेशन एरियाज में आपकी चाय के बागान होंगे, उन चाय के बागानों को आप टी की फैक्ट्री तक लेके जाओगे, जिनको आप बोलोगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जहां पे उन चाय की पत्तियों को चाय की पत्ती में बदला जाएगा, यानी वो काली चाय की पत्ती जो हम लोग चाय में डालते हैं, और फाइनली इनको मार्केट में लेके जाया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का रोल नहीं है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है, तभी ये प्लांटेशन की जो फार्मिंग है वो सक्सेसफुल हो सकती है। जैसे बनाना का पौधा भी एक प्लांटेशन क्रॉप से, देखिए, हालांकि यहाँ पे जो बनाना पैदा हो रहा है उसको आप सीधे सीधे खा सकते हो। तो ये बनाना प्लांटेशन आपको साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिल जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएंगी, बहुत जगह पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे एक आपको बैम्बू प्लांटेशन दिख रही है नॉर्थ ईस्ट में। बैम्बूस के भी भैया नाना प्रकार के आपके यूज हैं। बैम्बू से रिलेटेड जो एक नेशनल प्लांट है, इसके बारे में तो रिसेंटली मैंने अपने करंट अफेयर्स में बात की थी। इन सब क्रॉप से रिलेटेड सरकार क्या स्कीम्स लेके आ रही है, क्या उनके डेवलपमेंट के लिए कर रही है, इसके लिए आप मेरे करंट अफेयर्स की भी वीडियो देखें, आपको काफी आइडिया लगेगा। फिर देश के क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, हमने हमारे देश की जो फिजिकल डाइवर्सिटीज हैं, ग्रेट प्लेन्स, रिवर्स, कोस्टल इलाके, सब पढ़ लिया, आइलैंड्स, और हमारे देश के प्लूरैलिटी ऑफ कल्चर्स, कितने प्रकार के कल्चर है हमारे यहाँ, हमने ये भी पढ़ लिया।
अब ये जो कल्चरल है और फिजिकल डाइवर्सिटी है जो हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, क्रॉपिंग पैटर्न है, इसमें भी नजर आती है। इनफैक्ट जो राबी सीजन है वो नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में अलग अलग समय पे शुरू होगा। खरीफ और जैद ये भी एप्लीकेबल है। हालांकि वो जो अलग अलग समय है वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने से वेरी कर सकता है, इससे ज्यादा वेरी नहीं करता है। आप देखिए various types of foods and fiber crops, vegetables and fruit, spices and condiments etc. constitute some of the important crops grows in the country. इंडिया में 3 तरीके के क्रॉपिंग सीजन हैं। यहाँ पे बाकी शब्दों का तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ये कॉन्डिमेंट्स का शायद मतलब ना समझ में आए। तो कॉन्डी मतलब सॉल्ट हो गया, अचार हो गया, वो चीजें जो खाने के टेस्ट को बढ़ा दें, फ्लेवर को चेंज कर दें, इनको बोला था कॉन्डिमेंट। तो राबी खरीफ जैद पे वापस आते हैं। राबी क्रॉप्स को विंटर से थोड़ा पहले सो किया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पीरियड में, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है समर में, अप्रैल से जून के टाइम पीरियड में। तो भैया ये आपकी सो हुई अक्टूबर टू दिसंबर में और हार्वेस्ट हुई अप्रैल से जून में। कुछ इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स की बात की जाए तो गेहूं, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। ये जो क्रॉप्स हैं वो देश के बहुत बड़े हिस्से में उगाई जाती हैं। लेकिन अगर आप बात करो तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है हमारे देश का, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इनको मैप पे भी दिखाऊंगा मैं, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे वीट और जो राबी क्रॉप्स है उनकी खासा प्रोडक्शन होती है। और एक्चुअली में जो हमारे नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इनके पास सर्दियों के समय भी थोड़ा पानी बरसता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मैंने आपको बताए थे, वेस्ट टेम्परेट साइक्लोन्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मैंने बहुत ढंग से ज्योग्राफी की वीडियोस में कवर किया है, जाके देखिए। ओके, तो उसके चक्कर में थोड़ी बारिश आ जाती है आपके विंटर्स में, जिसकी वजह से इन क्रॉप्स को काफी फायदा मिल जाता है, कि इनको राबी क्रॉप्स को, जो कि ये विंटर में ही सो की जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है, उस ग्रीन रेवोल्यूशन के भी चलते जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाके बहुत ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं वीट की और चावल की। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते उनको पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स मिल गए, बहुत सारे हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स मिल गए, साथ साथ इरिगेशन के आर्टिफिशियल तरीके भी बना लिए हम लोगों ने। तो वहीं पे अगर आप खरीफ क्रॉप की बात करो तो खरीफ क्रॉप मानसून के आने के साथ साथ उगाया जाता है। 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में मानसून हिट कर देता है केरला से लेकर मुंबई के बीच में। 1 जून के लगभग आप मान लीजिए कि केरला हिट कर देगा और धीरे धीरे ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। ये अगर हमारा कंट्री है, यहाँ अगर केरला है तो सबसे पहले मानसून यहाँ हिट करेगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा। एक्चुअली साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से जो विंड्स आती हैं वो मानसून विंड्स होती हैं। ये तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, कोरियालिस इफेक्ट से वो इक्वेटर से क्लॉकवाइज घूम जाती हैं और हमारे वेस्टर्न एज को हिट करती हैं। ठीक है, ये पहले मैंने बहुत डिटेल में ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रखा है ये। अब अगर आप खरीफ क्रॉप्स की बात करो तो ये भी देश के अलग अलग हिस्सों में उगाई जाती हैं। इनको मानसून से पहले आप कह सकते हैं कि सो किया जाता है। तो जब जून जुलाई में आप देखिए मानसून देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पे आएगा। तो जून की शुरुआत में केरला और जो हमारे कोस्टल वेस्टर्न घाट्स वाले इलाके हैं वहां तक तो आ जाएगा, लेकिन जो हमारे इंटीरियर इलाके हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहां पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो सकता है, 2nd या 3rd वीक ऑफ जून हो सकता है। तो जगह जगह पे जहां जहां पे मानसून जिस जिस हिसाब से पहुंचता है उससे थोड़ा पहले पौधों को सो किया जाता है और उनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर के समय पे। खरीफ क्रॉप्स में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं आपकी पैडी यानी चावल, मेज, ज्वार, बाजी, तूर यानी अरहर की दाल, मूंग, उड़द, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट दालें अक्सर कर घरों में खाई जाती हैं, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। अगर आप इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स की बात करो तो आसाम इसमें आता है, वेस्ट बंगाल आता है, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट मैंने पहले बहुत बार अपने मैप्स में दिखा रखा है ज्योग्राफिक वीडियो में, अब तक तो आपको रट जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी उगाए जाते हैं। पैडी पंजाब और हरियाणा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप बन चुकी है। आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इसलिए भी उगाई जाती है क्योंकि वहां पानी की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 क्रॉप्स उगाई जाती हैं पैडी की एक साल में, जिनको औस, अमन और बोरो भी कहा जाता है। तो राबी क्रॉप सीजन देखा, खरीफ सीजन देखा, और इन दोनों के बीच में जायद सीजन भी आता है। बहुत छोटा सा जायद सीजन होता है समर के समय पे। इसमें वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स उगाए जाते हैं। शुगर केन की अगर बात करिए तो शुगर केन को उगाने में ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है। गन्ना, अगर आप गांव में रहते हैं तो गन्ना चूस के खाया होगा, मजेदार चीज होती है। लेकिन ज्यादातर आजकल लोग शहर में रह रहे हैं तो
छोटा था जब मैं तो गांव जाता था तो गन्ना चूस के खाया जाते थे। उस समय पे तो दांतों में भी इतनी ताकत थी कि हम गन्ने को उखाड़ सकते थे दांत से। आज की डेट में तो अगर मैं अपने दांतों से गन्ना उखाड़ूं तो कोई दांत ही उखड़ जाए। तो एज के साथ साथ और चूंकि शहर में रहने के साथ साथ तो जो हमारी फिजिकल कैपेसिटी है वो भी कम होती है। शुगर केन नॉर्मल का जो शहर में लोग रहते हैं उनको खालिस गन्ना नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप किसी जूस निकालने वाली दुकान पे चले जाओगे जहाँ गन्ने का जूस मिलता है तो वहां पे आपको गन्ने जरूर दिख जाएंगे, नॉर्मल केसेस में और कोई जगह नहीं दिखते। और ये जो शुगर केन है, गन्ना है, ये बहुत बल्क की क्वांटिटी में चीनी मिलों में जाता है चीनी के बनने के लिए। फिर कुछ दूसरी मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। हमारे देश में वैरायटी ऑफ फूड और नॉन फूड क्रॉप्स पैदा होती है देश के अलग अलग हिस्सों में, और ये डिपेंड करता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके का सॉइल है, किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है। देश के एक बहुत बड़े हिस्से में जो मेजर क्रॉप्स हैं वो है गेहूं, चावल, मिलेट्स। मिलेट्स के अंदर और बहुत तरीके की क्रॉप्स आती हैं, अभी बताता हूँ। पल्सेस यानी दालें, टी, चाय, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट। राइस की बात करते हैं। राइस एक स्टेपल क्रॉप है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। सुबह शाम लोगों के खाने में राइस आ ही जाता है। इनफैक्ट साउथ इंडिया में चले जाइए तो उनके तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में भी राइस आ जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। और हमारी जो कंट्री, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। खरीफ क्रॉप है राइस। हाई टेम्परेचर की जरूरत है, 25 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, और एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। जहां पे लेस रेनफॉल है जैसे पंजाब और हरियाणा जैसे इलाके, वहां पे इरिगेशन की मदद से आपका राइस उगाया जाता है। राइस की खेती आपको कुछ इस तरीके की नजर आती है, छोटे छोटे राइस के पौधे लगे हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे जब हार्वेस्टिंग के स्टेज पे ये पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देश में राइस कहाँ कहाँ पे उगाया जा रहा है ये दिखाया जा रहा है। तो मेजर एरियाज राइस को उगाए जाने का, और यहाँ पे है आपके माइनर एरियाज। तो आप देखिए, जो डार्क वाले इलाके हैं वो मेजर इलाके हैं, और जो हल्के वाले इलाके हैं वो माइनर इलाके हैं। तो आपको मेजर इलाकों में दोस्तों इधर आसाम के बेल्ट्स नजर आ रहे हैं, इधर वेस्ट बंगाल नजर आ रहा है, नीचे की तरफ उड़ीसा नजर आ रहा है, कुछ हद तक जो आंध्र प्रदेश की जो कोस्टल बेल्ट है वो नजर आ रही है, बिहार का इलाका नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट नजर आ रहा है, कुछ हद तक मध्य प्रदेश का इलाका नजर आ रहा है। तो ये सब इलाके आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप माइनर एरियाज देखें जहां पे राइस उगाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपको पंजाब नजर आ रहा है, इधर आपका उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न इलाका है, इधर हरियाणा है। तो यहाँ पे भी माइनर क्वांटिटी में आपका राइस उगाया जाता है। गुजरात की छोटी सी कोस्टल बेल्ट में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, इन सब की कोस्टल बेल्ट में, केरला में तो देखिए आपको मेजर इलाका दिख रहा है, तो केरला में राइस प्लांटेशन काफी है। आगे राइस के बारे में कंटिन्यू करते हैं। राइस प्लेन्स ऑफ नॉर्थ में उगाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी खाया जाता है, कोस्टल एरियाज में, डेल्टिक रीजन में उगाया जाता है। जहां जहां पे भी आपने इरिगेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए एक नेटवर्क बना दिया, वहां वहां राइस आप उगा सकते हो। तो कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल्स को बहुत एग्रेसिवली इस्तेमाल किया जाता है राइस को उगाने में। क्योंकि लेस रेनफॉल वाले इलाकों में तो राइस उग नहीं पाएगा, तो पानी की तो जरूरत है ही, तो इरिगेशन ट्यूबवेल्स और कैनाल नेटवर्क के थ्रू दिया जाता है। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में इरिगेशन वाला पानी यानी सोलर ट्यूबवेल्स लगा लिए, नीचे का ग्राउंड वाटर खींचे जा रहे हैं। ये सोचे कि कभी ग्राउंड वाटर खत्म ही नहीं होगा। आने वाले समय में पंजाब हरियाणा में कुछ नहीं उगने वाला है अगर एक बार ग्राउंड वाटर खत्म। अगर सीरियल क्रॉप की बात की जाए तो अगर हमारे देश में राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो राइस के बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वीट। वीट भी मेन फूड क्रॉप है। राइस की अगर बात करिए तो राइस जितना नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है उससे ज्यादा साउथ इंडिया में खाया जाता है, ईस्ट इंडिया में खाया जाता है, वेस्ट इंडिया में खाया जाता है। राइस के बिना तो भैया जो मेजर प्लेसेस है इंडिया की, वहां पे खाना ही नहीं हो सकता। लेकिन व्हीट की जो खपत है वो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो भी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कंसंट्रेटेड है। अभी मैप में इसके प्रोडक्शन को देखेंगे। ये राबी क्रॉप है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसकी सोइंग होती है, जिसको लगाया जाता है वो सर्दियों से पहले लगाया जाता है। क्योंकि सर्दियों से पहले लगाया जाएगा तो उसको कूल ग्रोइंग सीजन मिलेगा। ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है इसको राइपनिंग के समय पे, तो फरवरी मार्च के समय पे इसको ब्राइट सनशाइन मिल जाती है। 50 से 75 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए इसको ग्रोइंग सीजन में। और आप देखोगे कि हमारे देश में दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन्स हैं। एक तो है गंगा सतलज प्लेन जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, और एक है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। दोनों को हम लोग एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये आपको मेजर वीट ग्रोइंग एरियाज ऑफ इंडिया दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो डार्क वाला इलाका है मेजर एरिया, ये इलाका माइनर एरिया है। तो मेजर इलाके में आपको ये पूरा का पूरा इलाका दिख रहा है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सा स्टेट कहाँ पे। ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका हरियाणा है, सॉरी ये आपका पंजाब है,
ये हरियाणा है, इधर उत्तर प्रदेश है। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आप कह सकते हो कि हमारे देश का नॉर्थ वेस्ट पार्ट हो गया। और कहीं ना कहीं ये वाला जो हिस्सा हो गया आपका, जो सेंट्रलाइज में आ गया, ये आपका कहाँ पहुंच जाएगा, ये आपका पहुंच जाएगा ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन में। मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखे जाए इंडिया के, तो पंजाब, हरियाणा, तो मैंने आपको दिखाया। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इलाके में बहुत व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में। ये जो क्रॉप आपको दिख रही है, कुछ इस तरीके की व्हीट की क्रॉप लगती है जब इसके हार्वेस्टेशन का टाइम आता है। मिलेट्स के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो आप वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ दोस्तों। क्योंकि देखिए, जो लोग एनसीईआरटीज पढ़नी है, देखिए जो लोग 10th क्लास में, वो भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो आपको सच में मेरी वीडियो से फायदा हो रहा है, तो आप इन वीडियोस को, जो भी आपके टच में है लोग, उनको सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपका मैं सिलेबस करा रहा हूँ, तो अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आप ज्वाइन बटन दबा के मदद भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपकी जेन्युइन वर्ड से जवाब दूंगा। थोड़ा लेट हो जाता है जवाब देने पर दूंगा जरूर। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस डालता हूँ, उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये एनसीईआरटी की पीडीएफ जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये तो फ्री अवेलेबल है। सरकार ने इतना पैसा खत्म करके बनाई है, तो आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। मिलेट्स में कौन कौन से प्रकार के क्रॉप आते हैं? ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है। अब ज्वार, बाजरा, रागी जो मिलेट्स होते हैं, कोर्स ग्रेन होते हैं। कोर्स ग्रेन मतलब कि इनको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, बहुत ज़्यादा रेनफॉल और बहुत फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉइल थोड़ा कम फर्टाइल है, रेनफॉल थोड़ी कम हो रही है, तो भी ये मिलेट्स ग्रो करेंगे। इनको बोला जाता है कोर्स ग्रेन। लेकिन आप देखोगे कि इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। तो अगर आप राइस से कंपेयर करो मिलेट्स को, तो राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है, नो डाउट। बट राइस को उगाने के लिए पानी बहुत चाहिए, बट मिलेट्स के साथ ऐसा नहीं है। ज्वार, बाजरा, रागी बहुत कम पानी में, बहुत कम रेनफॉल में और थोड़े कम अच्छे सॉइल में भी पैदा हो जाते हैं। अगर आप रागी की बात करिए, तो रागी रिच है आयरन में, कैल्शियम में, दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और रफेज में। ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। अगर एरिया और प्रोडक्शन की बात की जाए, तो हमारे देश में अगर व्हीट राइस के बाद में बात की जाए, तो ज्वार बहुत उगाया जाता है। रेन फेड क्रॉप है ज्वार। और आप देखिए, मॉइस्ट एरियाज में उगाई जाती है ताकि इरिगेशन की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे बोलूंगा कि कुछ रटने वाले फैक्ट्स आ रहे हैं। कौन सा क्रॉप कौन सी जगह पे उगाया जा रहा है, किन कंडीशंस में उगाया जा रहा है, ये जो फैक्टर्स हैं, इनके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। इंडिया में अगर मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बात की जाए, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इस लिस्ट में आते हैं। यहाँ पे आपको बाजरा क्रॉप की खेती नजर आ रही है। वहीं पे अगर बाजरा क्रॉप की बात की जाए, तो बाजरा जो क्रॉप होती है वो सैंडी सॉइल्स में ग्रो करती है और शैलो ब्लैक सॉइल में ग्रो करती है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। रागी की बात की जाए तो ड्राई रीजन में पैदा होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि बाजरा, रागी जितने भी मिलेट्स हैं वो ड्राई रीजन में पैदा हो जाते हैं। रागी रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल्स में उगते हैं। अलग अलग सॉइल्स की डेफिनेशन चाहिए तो मेरे पहले की सारी ज्योग्राफीज की वीडियो देखिए और साइंस की वीडियो देखिए, वहां पे मैंने अलग अलग सॉइल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया है। इनफैक्ट साइंस की एनसीईआरटी में तो प्रूव किया गया है कि सैंडी सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, इन सब के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में कौन कौन से हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। एक आइडिया लेते चलिए, इसको लिख के नोट बना के रटने मत लगना, इतना समय नहीं है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हाँ, अगर आप 10वीं कक्षा में हो और अपनी क्लास की सिलेबस के लिए पढ़ रहे हो तो जरूर रटो, तो यूजफुल है। मेज की बात की जाए, मक्का, भाई मक्का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्का से कितनी चीजें, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, भैया कॉर्न तो बहुत लोगों का फेवरेट होता है। भुट्टा, सर्दियों में तो भुट्टा भूंज भूंज के खाने में नींबू लगा के बड़ा मजा आता है। तो ये जो क्रॉप है, इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और फॉडर की पत्ता भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी दूसरे कैटल को फीड करने के लिए भी मक्के का इस्तेमाल होता है। खरीफ क्रॉप है, इसके उगने के लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में भी अच्छे तरीके से उगता है। अगर आप बात करो बिहार जैसे स्टेट्स की, तो बिहार में जो मक्का है वो राबी सीजन में उगाया जाता है और मक्के को उगाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अवेलेबल हैं मक्के को उगाने के लिए। फर्टिलाइजर और इरिगेशन, इन सब ने मक्के की जो पैदावार है इंडिया में काफ़ी बढ़ा दी है। मेजर मक्के को पैदा करने वाले स्टेट्स अगर देखे जाए इंडिया में, तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ये देखिए भुट्टा आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे भुट्टे की हार्वेस्टिंग हो रही है। तो ये आपको व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज दिख रहे हैं।
मेजर एरियाज आपको दिख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और मध्य प्रदेश में भी काफी हद तक ये पहुंच गए हैं। राजस्थान में भी है, ये इलाका राजस्थान का और यहाँ वाला इलाका राजस्थान का। चलिए आगे चलते हैं। पल्सेस की बात की जाए, दालें, दालें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दाल के बारे में आपने हर दूसरे इंसान से सुना होगा कि भाई अगर प्रोटीन चाहिए तो दाल खाओ। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड एंड एट द सेम टाइम इंडिया इज आल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। चूंकि आप देखिए इंडिया बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन नहीं है। आप दोस्तों कभी थाईलैंड घूमने जाइए, कभी रशिया घूमने जाइए, मैं दोनों कंट्रीज में गया हूँ। जब मैं वहां के मैकडोनल्ड्स में घुसा ना, वहां पे जो मिनिमम बर्गर मिलता है वो बीफ बर्गर मिलता है। चिकन को और फिश को तो वहां वेज माना जाता है और आपको मैकडी, केएफसी में चलो छोड़ दीजिए, मैकडी जैसी जगहों पे भी, बर्गर किंग जैसी जगहों पे भी आपको वेज ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इंडिया की खास बात दोस्तों ये है कि इंडिया में बहुत लोग वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, हर कोई नॉनवेज नहीं खाता है। बाहर के देशों में नॉनवेज इज वेरी नॉर्मल। ओके, तो बात यह है कि अगर आप पल्सेस की बात करो, हमारे देश की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, अगर वो मीट नहीं खाएंगे तो कहां से पूरी होंगी? तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए पल्सेस को कंज्यूम किया जाता है। तो वेजिटेरियन डाइट में मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है आपका पल्सेस। इंडिया में जो दालें उगाई जाती हैं वो तूर की दाल, जिसको आप अरहर बोलते हो, अरहर की दाल ज्यादातर लोगों की फेवरेट होती है अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो। उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर, पीस, ग्राम, ये सब उगाई जाती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि कौन सी दालें खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं, कौन सी राबी सीजन में। अब ये यूपीएससी में तो नहीं आएगा, बट इसका सवाल आप खुद आराम से ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सी वेबसाइट्स पे आपको उसका जवाब मिल जाएगा, मैं यहाँ नहीं दे रहा। आगे बात करते हैं। अच्छा, एक और बात, मुझे खुद आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी दालें खरीफ सीजन में हो रही, कौन सी दालें रबी सीजन में हो रही। कम से कम इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। पल्सेस की बात की जाए, दालों की बात की जाए तो थोड़े ड्राई कंडीशंस में इनको उगाया जा सकता है। इसीलिए आप देखिए दोस्तों कि सरकार कभी कभी ये बोलती है, देखिए बीच में एक समय ऐसा आया था कि होर्डिंग के चलते और कम प्रोडक्शन के चलते जो पल्सेस के दाम थे ना इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो उस समय सरकार ने बोला कि भाई जो फार्मर्स हैं वो केवल व्हीट और राइस के ऊपर फोकस क्यों करते हैं, दाल क्यों नहीं उगाते हैं। उसका एक रीजन ये था कि व्हीट राइस में एमएसपी बहुत आसानी से मिलता है, दाल में उतनी आसानी से नहीं मिल पाता। हालांकि दालों में भी है। दाल को उगाने की एक अच्छी बात यह है, कम मॉइस्चर में, कम पानी में इसको उगाया जा सकता है। ड्राई कंडीशंस में ये जो दालें सर्वाइव कर जाती हैं। राइस जैसी क्रॉप्स, पैडी जैसी क्रॉप्स आप कह सकते हो ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाती। फिर दालें, पल्सेस, लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स मतलब कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नॉन रिएक्टिंग नाइट्रोजन है उसको सॉइल में रिएक्टिव फॉर्म में पहुंचा देंगी। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स में एक बैक्टीरिया होता है आपका रूट्स में, इन प्लांट्स के रूट्स में, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अरहर की जो क्रॉप होती है ना दाल की, उसमें ये बैक्टीरिया नहीं होता, बाकियों में होता है। तो ज्यादातर जो दालें होती हैं वो दालें नेचुरली सॉइल में नाइट्रोजन को रिप्लेनिश कर देती हैं, इसलिए इन दालों को रोटेशन के साथ उगाया जाता है दूसरे क्रॉप से। तो वीट उगाई गई, फिर दाल उगाया गया। तो वीट के समय पे अगर सॉइल नाइट्रोजन को यूज कर लेता है तो दालें उगाओगे तो उस सॉइल में नाइट्रोजन रिप्लेनिश कर देंगी ये दालें। इंडिया में मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात की जाए तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है। अब अगर बात की जाए फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यहाँ पे हम बात करते हैं गन्ने की, शुगर केन। शुगर केन एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल समझ रहे हो ना आप? जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके आसपास का जो इलाका होता है वो होता है आपका ट्रॉपिकल इलाका। इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो इलाका है उसमें मेजर इलाके को आप ट्रॉपिकल बोल सकते हो। अगर आप ट्रॉपिकल से थोड़ा ऊपर चले जाते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से थोड़ा नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर, तो वहां पे आप बोल सकते हो सब ट्रॉपिकल इलाका। तो भैया सब ट्रॉपिकल इलाकों में उगाया जाता है गन्ना। हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में उगाया जाता है, जहां पे टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो और एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच की हो। जहां पे लो रेनफॉल है, पानी नहीं बरस रहा है, वहां पे आप इरिगेशन से काम चला सकते हैं। गन्ने को उगाने में बहुत सारा मैनुअल लेबर की जरूरत है। जब आप गन्ने को जोतते हो और जब आप गन्ने को काटते हो उस समय पे बहुत हद तक मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है और बहुत अलग अलग प्रकार के सॉइल में गन्ना ग्रो कर सकता है। तो एलुवियल, ब्लैक कॉटन सॉइल हर जगह पे ग्रो कर सकता है। ये आपको एक गन्ने की खेती नजर आ रही है, देखिए बढ़िया बढ़िया गन्ने नजर आ रहे हैं, तोड़ के खाइए, बड़ा मजा आता है। दांत का बस ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात की जाए इंडिया
इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। फर्स्ट लार्जेस्ट चाइना नहीं है, यहाँ पे ब्राजील है। तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट। इस गन्ने से हम लोग शुगर, गुड़, जैगरी, गुड़ तो गांव में बहुत खाया जाता है, खंडसारी, मोलासेस, ये सब बनाते हैं। इस मोलासेस का और आप कह सकते हो शुगर केन का प्रयोग चीनी मिलों में बहुत होता है। मेजर जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया के, वह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ऑयल सीड्स की बात करते हैं। ऑयल सीड्स दोस्तों क्या होती हैं? देखिए दोस्तों, ऑयल सीड वो प्लांट होते हैं जिनके प्रोडक्ट का प्रयोग करके हम ऑयल बना सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। 2016 की बात की जाए तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सबसे ज्यादा जो ग्राउंडनट उगाया जाता है वो इंडिया में उगाया जाता है। और इस ग्राउंडनट नाम का जो क्रॉप है, इसको ऑयल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रेप सीड भी एक ऐसा ही पौधा है। इसका जो इंडिया में प्रोडक्शन है वो थर्ड लार्जेस्ट इंडिया वर्ल्ड में। नंबर 1 पे कनाडा, दूसरे नंबर पे चाइना। 2016 का डाटा है। जो अलग अलग प्रकार के ऑयल सीड्स हैं वो हमारे देश का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसके अप्रोक्सीमेटली 12% में उगाए जाते हैं। तो अगर 100 हेक्टेयर्स का टोटल क्रॉप्ड एरिया है इंडिया में, तो 12 हेक्टेयर्स में उगाया जाएगा ये ऑयल सीड्स। मेन ऑयल सीड प्लांट कौन से हैं? तो ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सेसामम है, तिल उसको बोलते हैं, सोयाबीन है, कैस्टर सीड्स है, कॉटन सीड्स है, लिन सीड है और सनफ्लावर है। ज्यादातर जो ऑयल सीड्स होती हैं वो एडिबल होती हैं। एडिबल मतलब कि उनको ह्यूमन यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी भी ऑयल सीड्स होती हैं जो एडिबल नहीं है, बट उनको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है साबुन की प्रोडक्शन में, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्शन में, ऑइंटमेंट्स की प्रोडक्शन में। तो ऑयल सीड्स का बहुत मेजर यूज है। खाने पीने का जो सामान है, यानी कि अगर ऑयल जो कि कुकिंग ऑयल घर में यूज करते हो, और आप बहुत तरीके के कुकिंग ऑयल होते हैं, कच्ची घानी का तेल, आपका मस्टर्ड ऑयल होता है, आपका ऑलिव ऑयल होता है, तो बहुत तरीके के तेलों का इस्तेमाल होता है हमारे घर में। वो सब आपको इन्हीं ऑयल सीड से मिलते हैं। अगर ग्राउंडनट क्रॉप की बात की जाए तो ये खरीफ क्रॉप है, ओके। और जो ज्यादातर मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन है इंडिया में, लगभग टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन का आधा जो है वो ग्राउंडनट है। गुजरात ग्राउंडनट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था 2016-17 में, उसके बाद था राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। लिनसीड और मस्टर्ड की बात की जाए, ये राबी क्रॉप्स है। सेसासम एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, और राबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। सेसासम एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, राबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि कैस्टर सीड राबी क्रॉप की तरह भी उगाया जाता है, खरीफ क्रॉप की तरह उगाया जाता है। अब भाई देखिए, आपको पता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो टेम्परेचर्स हैं वो अलग अलग हैं। सर्दियों के समय पे जो नॉर्थ इंडिया है, जो हमारा दिल्ली वगैरह के आसपास का इलाका है, इनका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से नीचे आ जाता है। बट उस समय में भी साउथ इंडिया में आराम से टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। तो भाई हमारा जो देश का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत बड़ा है। तो एक समय पे अलग अलग जगहों पे जो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी हैं। तो इन टेम्परेचर डिफरेंसेस के चलते खरीफ क्रॉप और रागी क्रॉप, एक ही क्रॉप एक समय पे खरीफ हो सकती है एक रीजन में, और दूसरे समय पे दूसरे रीजन में खरीफ हो सकती है। एक ही समय पे एक रीजन में वो खरीफ हो सकती है और दूसरे रीजन में वो राबी हो सकती है। ऐसा होता है। अगर बात की जाए टी की, तो टी कल्टीवेशन इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब वो एग्रीकल्चर जो एक बहुत मेजर स्केल पे, जो एक बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है। आपको पता है कि टी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेवरेज है जिसको इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ज्यादातर जो टी प्लांटेशन है आज की डेट में इंडिया में, वो इंडियंस ओन करते हैं। जब इसको लेके आया गया था इंडिया में, तो ज्यादातर जो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था वो ब्रिटिशर्स ने किया था। जो टी प्लांट है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स दोनों में उगता है। इसके लिए डीप और फर्टाइल वेन ड्रेड सॉइल चाहिए जिसमें ह्यूमस हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, ओके। टी बुशेस को वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट की जरूरत है ऑल थ्रू द ईयर, वार्म और मॉइस्ट फ्री। इसलिए आप देखोगे जो पहाड़ है, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, इन जगहों पे, आसाम, इन जगहों पे उगाया जाता है आपका टी, जो कि वार्म क्लाइमेट होता है और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होता है। मतलब मॉइस्ट भी है, ठीक है, नमी है हवा में, और फ्रॉस्ट है मतलब कि वहां पे बर्फ नहीं पड़ रही है। यहाँ पे 3 किसान आपको दिख रहे हैं। इसमें दिख रहा है आपको ग्राउंडनट की क्रॉप, इसमें दिख रही है आपको सनफ्लावर, और इसमें दिख रही है आपको मस्टर्ड, और तीनों से तेल निकाला जाता है। अगर आप बात करिए टी की, तो टी में देखिए जो सॉइल है जिसमें आपका टी उगाया जा रहा है, वहां पे वाटर रुकना नहीं चाहिए, वाटर कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। पूरे साल में कुछ फ्रीक्वेंट शावर्स होते रहेंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। तो आप कह सकते हो कि टी के लीव्स के लिए, टी के क्रॉप के लिए बेस्ट हो सकता है।
टी एक बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। जब टी की पत्तियां निकल आती तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज और बहुत सारे और लोग हैं जो पीछे की तरफ टोकरी टांग के रखते हैं। ये जो पत्तियां हैं ना, इस पत्तियों को डाल के टोकरी में डाल रहे हैं और इन पत्तियों को फिर टी इंडस्ट्री में प्रोसेस करके चाय बनाई जाएगी, जो हम अपने घर में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अबेंडेंट, चीप और स्किल्ड लेबर का एम्प्लॉयमेंट होता है। टी को प्रोसेस किया जाता है टी गार्डन में। इसकी फ्रेशनेस को रिस्टोर करने के लिए जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी टी उगाई जाती है। 2016 में नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड था चाइना और नंबर 2 था इंडिया। इंडियन कॉफी की बात की जाए तो इंडियन कॉफी की जो क्वालिटी है वो भी दुनिया भर में मानी जाती है। अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी जो कि इंडिया में उगाई जाती है, ये यमन से लेके आई गई थी। इस वैरायटी ऑफ कॉफी को जिसको इंडिया में उगाया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, इंडिया में, दुनिया भर में इसको माना जाता है। इनिशियली इसके कल्टीवेशन को शुरू किया गया था बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स आपके वेस्टर्न घाट्स में है और बाद में ये नीलगिरी हिल्स में फैल गए हैं। और आप देखो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में मेनली इस कॉफी का कल्टीवेशन होता है। देश के बाकी हिस्सों में ना के बराबर ही कल्टीवेशन होता है इस कॉफी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टी की खेती हो रही है, टी कल्टीवेशन। ये लेडीज आपके टी की लीव्स को हार्वेस्ट कर रही हैं। यहाँ पे कुछ आपको फल दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एप्रिकॉट्स हैं, इधर एप्पल्स हैं, इधर पोमेग्रेनेट है, ये कॉमन फल है जो हम लोग खाते हो। यहाँ पे वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, ये पीस हैं, ये कॉलीफ्लावर है, ये टोमेटो है और ये ब्रिंजल्स हैं। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब फल और सब्जियां, ये हो गया आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो 2016 में, अच्छा आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वही बातें बात की, लाइक दबा दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपकी सारी जेन्युइन क्वेरीज के जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। इस लेक्चर की तो नहीं, एनसीईआरटी की तो नहीं, बट करंट की सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। चलिए, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का 2016 में, चाइना के बाद। इंडिया ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी उगाता है, टेम्परेट फ्रूट भी उगाता है, क्योंकि हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतना बड़ा है कि हमारे यहाँ ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट दोनों दिख जाते हैं। अगर इंडिया में प्रोमिनेंट फ्रूट्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के आम, संतरे नागपुर के और चेरापूंजी के। संतरे तो नागपुर के खैर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप सबने सुने ही होंगे। चेरापूंजी मेघालय में। फिर केले केरला के, मिजोरम के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के। लीची और गुआवा उत्तर प्रदेश और बिहार का। पाइनएप्पल मेघालय के। आपके अंगूर आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के। एप्पल, पियर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की। दुनिया भर में इनकी डिमांड है, बहुत ही तादाद में। ये जो फल हैं आपके, ये बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। और इंडिया में पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो ये बहुत ह्यूज क्वांटिटीज में उगाए जाते हैं। तो ये तो फूड क्रॉप्स की बात कर लें। कुछ नॉन फूड क्रॉप्स की बात करें तो रबड़ का प्रयोग किस किस चीज़ों में होता है इसका कोई हिसाब नहीं है। चाहे आप टायर ले लीजिए, चाहे आप घर की चीज़ें ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ले लीजिए, चाहे मेडिकल प्रोडक्ट्स ले लीजिए, हर जगह आपका रबर इस्तेमाल होगा। आप बोलोगे मेडिकल प्रोडक्ट्स, तो दवाइयाँ नहीं दोस्तों, जो आपके हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं, उसमें रबर का यूज़ होता है। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, इसको स्पेशल कंडीशंस के अंदर उगाया जाता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी इसको उगाया जाता है। तो इसीलिए इंडिया में सब ट्रॉपिकल एरियाज की कमी नहीं है, ट्रॉपिकल एरियाज की कमी नहीं है, तो रबर इंडिया में उगाया जाएगा। मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए, 25 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ जहाँ पानी ज़्यादा बरसता है तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ये वो जगह है इंडिया की जहाँ बहुत पानी बरसता है, मॉइस्चर की कोई कमी नहीं है, टेम्परेचर की कोई कमी नहीं है। तो इन जगहों पर उगाया जाएगा आपका रबड़। बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की। फिर फाइबर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। फाइबर क्रॉप्स मतलब कि जो कपड़े बनाने में काम आ जाए, जिसमें से फाइबर निकले, उन फाइबर को सीख के हम कपड़ा बना सकें। तो कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये सब भाई आपके फाइबर क्रॉप्स हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखिए, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं, इसमें से जो 3 हैं वो ज़मीन पे उगाई जाती हैं। तो जैसे कि कॉटन, जूट और हेम्प, ये ज़मीन पे उगाई जाती है। तो फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन इन सॉइल। और जो चौथा है नेचुरल सिल्क, ये कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म से निकलती है। सेरीकल्चर के बारे में मैंने पहले के एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फाइबर टू फैब्रिक करके एक प्रॉपर चैप्टर है दोस्तों क्लास 6 की साइंस की किताब में। तो देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं क्लास 7 की पूरी साइंस
और क्लास 6 की पूरी साइंस ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 की टेक्स्ट बुक की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वो दिख रही है। तो आप इन सीरीज को प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे फाइबर से एक फाइनल फैब्रिक बनता है जो कि कपड़े में बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कॉटन में क्या होता है, आपका सिल्क में कैसे बनाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पे आपको बताया है। कि जो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स है, जिसको आपको कहा जाता है सेरीकल्चर, ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पे डिटेल में इसलिए बातचीत नहीं करी गई क्योंकि क्लास 7 की और क्लास 6 की साइंस की किताब में इस पर बहुत डिटेल में बात करी जा चुकी है। आगे बात करते हैं कॉटन की। इंडिया को कॉटन का ओरिजिनल होम माना जाता है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 2016 में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। कॉटन को उगाया कहाँ जाता है इंडिया में? तो भाई जो ड्रायर पार्ट्स हैं ब्लैक कॉटन सॉइल के, अगर आप ये इंडियन पेनिनसुला मानो तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है ब्लैक कॉटन सॉइल का। यहाँ पे कॉटन उगाया जाता है, खासकर इसके ड्रायर पार्ट्स में, डेक्कन प्लेट्यू के, हालांकि और क्रॉप्स भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत है, लाइट रेनफॉल की जरूरत है, इरिगेशन की जरूरत है। लाइट रेनफॉल में क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि जिस समय पे कॉटन को हार्वेस्ट करने का समय पास आ रहा होता है, अगर उस समय पे थोड़ी सी भी भारी अगर बारिश हो गई तो कॉटन की फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कॉटन की फसल में शुरुआती बारिश तो अच्छी होती है, बट एक बार कॉटन की फसल फूल गई और वो अच्छी खासी बड़ी हो गई है और अब हार्वेस्ट के पास पहुंच रही है, तब पानी ज्यादा नहीं बरसना चाहिए। इसलिए ड्रायर इलाकों में कॉटन को उगाया जाता है जहां पानी ज्यादा नहीं बरसता, जहां इरिगेशन से हम लोग कॉटन की पैदावार करते हैं। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए। जो कॉटन का पौधा है वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे कुछ ऐसा लगता है। देखिए कैसे इस पौधे पे कॉटन उगता आपको नजर आ रहा है, और इस कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है नाना प्रकार की वजहों के लिए। आपको अपने घर में भी कॉटन मिल जाएगा। हम लोग अपने एंटीसेप्टिक बॉक्स में भी कॉटन रखते हैं कि कहीं कटट लग जाए तो खून पोंछने के काम आता है वो। खरीफ क्रॉप है, 6 से 8 महीने लगते हैं इसको मैच्योर होने के लिए। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं जूट की। जूट है भाई आपका गोल्डन फाइबर। जूट ग्रो करता है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स पे। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इनको रटना ही पड़ेगा। कौन से इलाके में ग्रो करते हैं, किस तरीके के सॉइल पे ग्रो करते हैं, दीज थिंग्स हैव टू बी लर्न। तो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स फ्लड प्लेन्स में, यहाँ पे देखिए जूट में क्या है दोस्तों, बहुत फर्टाइल सॉइल चाहिए और पानी अच्छा खासा होना चाहिए। अब जिन इलाकों में पानी बहुत ज्यादा है, रिवर बहुत ज्यादा बहती है, वहां पे जो सॉइल रिप्लेनिशमेंट होता है ना, सॉइल के जो जमा करने का रेट होता है वो बहुत तेज होता है। तो साल दर साल वहां पे जो सॉइल है वो रिप्लेनिश होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय, इन स्टेट्स की अगर आप बात करिए तो यहाँ पानी भी बहुत बहता है, पानी भी बहुत बरसता है, और साथ साथ यहाँ पे नदियों की भी कोई कमी नहीं है। तो वेस्ट बंगाल, आसाम में तो भैया लहलहा के बहती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और भी बहुत सी नदियां हैं आसपास, तो पानी की कमी नहीं है, पानी बरसता भी ठीक ठाक है। तो उसके चलते जो सॉइल रिप्लेनिशमेंट है वो बहुत तेजी से होता है। और जूट को उगाने के लिए पानी की अच्छी खासा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जूट के पौधे को बाद में पानी में रख के धोया भी जाता है। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जूट का प्रयोग कहाँ होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज में होता है, गनी बैग्स बनाने में, मैट्स, रोप्स, यार्न्स, कारपेट्स, दूसरे आर्टिफैक्ट बनाने में प्रयोग होता है इसका। बहुत हाई कॉस्ट है इसकी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जूट को उगाने में कॉस्ट लगती है ज्यादा, और आज की डेट में मार्केट में सिंथेटिक फाइबर बहुत तेजी से आने लगे हैं। तो पैकिंग मटेरियल में सिंथेटिक फाइबरों का प्रयोग किया जाने लगा है, पर्टिकुलरली नायलॉन का प्रयोग किया जाने लगा है। तो उसके चलते जब एक सस्ता ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल होने लगता है तो एक महंगा ऑप्शन हमें उतना अच्छा नहीं लगता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर हमारे देश में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से प्रैक्टिस किया जा रहा है। अब बात यह है कि सस्टेन यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यानी कि देखिए हमारे जो लैंड का यूजेज है इंडिया में, धीरे धीरे इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाई है। चाहे वो अंग्रेजों का समय हो, चाहे मिडवल दिल्ली सुल्तानों का समय हो, चाहे किसी हिंदू राजा रजवाड़े का समय हो, चाहे अभी का समय हो, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन के साथ साथ जो लैंड के ऊपर प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। अब अगर लैंड को यूजफुल बनाना है, एक प्रॉपर तरीके से लैंड को इस्तेमाल करना है इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को मीट करने के लिए, तो बहुत सारे इनोवेशंस करने पड़ेंगे। ये इनोवेशंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी होने चाहिए और इंस्टीट्यूशनल फील्ड में भी होने चाहिए। तो टेक्नो इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस। ओके, अब बात यह है कि हमारे देश में
सोर्सेस ऑफ इरिगेशन को मेजर स्केल पे डेवलप किया गया। बहुत सारे लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जैसे कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ तेलंगाना, ऐसे बहुत से देश भर में डैम्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो सोर्स ऑफ इरिगेशन है, लेकिन फिर भी हमारे देश के एक बहुत बड़े तबके का किसान सिर्फ मानसून पे डिपेंड करता है, नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर उसको पानी चाहिए तो वो बारिश का इस्तेमाल करेगा, उसके पास इरिगेशन के सोर्स नहीं है। अगर उसको सॉइल उगाने हैं तो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इस तरीके की चीज़ों की अवेलेबिलिटी उसके पास कम है। अगर सॉइल नेचुरली फर्टाइल है तो ही उसकी क्रॉप होगी। और आपको पता ही है कि जिस स्पीड से इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में भी अगर फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो उसकी क्रॉप प्रोडक्शन होगा नहीं, जिसके चलते फूड इनसिक्योरिटी को एक धक्का लग सकता है। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो हमारे देश की 7% जनता की लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ये फिगर शायद अब 50% पे आ चुका है। लेकिन कोरोना के पैंडेमिक के बाद जो माइग्रेंट क्राइसिस हमको देखने को मिली है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस लोगों की ज्यादा हो ही गई है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने गांव में लौट के गए हैं। गांव में एक ही पोटेंट वे है पैसा कमाने का, एग्रीकल्चर। एक और है नरेगा, लेकिन मनरेगा का उतना पेनिट्रेशन नहीं है। मनरेगा पे समय समय पे कुछ फ्लॉज उठाए जाते हैं, तो एग्रीकल्चर कह लीजिए। तो भैया हमको टेक्निकल रिफॉर्म्स की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। क्या क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं? देखिए, हम लोग कलेक्टिवाइजेशन कर सकते हैं, कंसोलिडेशन कर सकते हैं होल्डिंग्स की। अब यहाँ पे कलेक्टिवाइजेशन और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ सकते हो आप इसको। यानी बहुत सारे जो छोटे छोटे लैंड है, ज्यादातर हमारे यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास प्रॉपर जमीनें है नहीं, छोटे छोटे जमीनों के पॉकेट्स हैं। तो वो क्या करेंगे कि अपनी जमीनों को मिला के बड़ा जमीन कर देंगे, और उस बड़े जमीन पे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हो सकता है, एक प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर हो सकता है। लेकिन उन सब के लिए इन सब फार्मर्स को कन्विंस करना पड़ेगा। और आपको पता है दोस्तों, हमारे जो यूपी साइड के जो गांव है, वहां पे जो बड़े बड़े जमींदार हैं, बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, वो छोटे लैंड ओनर्स को बहुत परेशान करते हैं। इसलिए कलेक्टिवाइजेशन और कंसोलिडेशन बहुत सारे छोटे मोटे जो फार्मर्स है वो चाहते नहीं है। अभी भी हमारे देश में जमींदारी की प्रथा चल रही है, इसको बंद करना जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने को प्रायोरिटी देनी है। जब हमारा पहला 5 ईयर प्लान आया तो लैंड रिफॉर्म एक मेजर फैक्टर था उसमें, कि लैंड का रिफॉर्म करो। ये जो बड़े बड़े जमींदार जोतेदार जो इतने सारे लैंड को इकट्ठा करके अपने पास बैठे हैं, उनसे लैंड छीनो, गरीबों को दो। तो ये बोला गया। उसके बाद आप देखोगे राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तो भैया एक फादर जब खत्म होगा तो उसकी जो लैंड है वो बहुत सारे बच्चों में बंट जाएगी। तो जो बड़ी लैंड थी पहले, तो मान लीजिए एक फार्मर के पास 20 बीघा खेती थी, तो 2 बच्चों में बटी तो 10 बीघा खेती। उन 2 बच्चों के 2 या 3 बच्चे हुए तो वो 10 बीघा 5 बीघे या फिर 3.5 बीघे में बट गई। तो इस तरीके से लैंड को बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं हम लोग जनरेशंस में। तो जो लैंड होल्डिंग्स का साइज हो गया वो बहुत छोटा हो गया पर फार्मर। तो कंसोलिडेशन करना अब एक नेसेसिटी हो सकती है। इट इज नो मोर अ रिक्वायरमेंट, इट इज अ नेसेसिटी। और बात यह है कि जो भी लैंड रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनका इंप्लीमेंटेशन उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। अभी ऐसा नहीं कि कहीं इंप्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं है, हुआ है, बट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेके आई। जैसे इंडियन एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए 1960s और 1970s में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हमारी पैदावार बहुत तेजी से हुई। तो भाई आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन को लेके आया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लेके आया गया, इंक्रीज यूज किया गया पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, बट वो कुछ लिमिटेड पॉकेट्स में सीमित था। उसको नॉर्थ ईस्ट पहुंचाने की भी कोशिश की गई। व्हाइट रेवोल्यूशन की बात की जाए, जिसको बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड, यानी दूध का मेजर प्रोडक्शन। तो दूध के मेजर प्रोडक्शन के चलते ऑपरेशन फ्लड लाया गया, वर्गीस कुरियन इसमें इन्वॉल्व थे। अमूल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। इसके चलते भाई इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारा डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ना, कुछ सेलेक्टेड एरियाज में कन्फाइंड है, ये पूरे देश में नहीं फैल पाया है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। 1880s में और 1890s में एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाया गया था, जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों थे। इसके बारे में भी बात करेंगे। क्रॉप इंश्योरेंस लेके आया गया ड्रॉट के अगेंस्ट, फ्लड, साइक्लोन, फायर और डिजीज के अगेंस्ट। ग्रामीण बैंक बनाए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई। ये बोला गया बैंकों से कि आप लोन प्रोवाइड करिए फार्मर्स को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बट कहीं ना कहीं बैंक अपने प्रॉफिट के मार्जिन के चलते इनको देते नहीं थे, या फिर बैंक को, हालांकि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ये बात तो क्लियर है कि भैया लोन तो देना ही पड़ेगा तुमको फार्मर्स को, बट फिर भी ये जो बैंक होते हैं ना, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाई लोन माफ कर दिया जाता है या पैसा वापस नहीं आता है। इसलिए ये जो बैंक से डरते हैं। इसलिए नाबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत महसूस हुई और इनको बनाया गया।
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चलती है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम चलती है। कुछ ऐसी स्कीम से गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। वेदर बुलेटिन निकाले जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलाए जाते हैं फार्मर्स के लिए रेडियो टेलीविजन पे, ताकि फार्मर्स को पता लगाया जा सके कि उनके एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट पॉसिबल डिसीजन क्या है। उनके क्रॉप पैटर्न को मैनेज करने के लिए उनको एडवांस में बताया जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉयड है, ताकि वो फार्मर्स को बता सके कि हाँ भाई आने वाले इतने दिनों में बारिश हो सकती है, तो आप अपने जो भी पेड़ पौधे लगा रहे हैं वो इस हिसाब से लगाइए। गवर्नमेंट समय समय पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है, ताकि वीट और राइस और कुछ और क्रॉप्स को मिनिमम उतने प्राइस से बेचा जा सके। अगर मार्केट प्राइस से बेचेंगे तो फार्मर्स की जो लागत है वो भी नहीं निकलेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बेसिक प्रेमाइस ये है कि फार्मर्स का अगर किसी क्रॉप को उगाने में 1 रुपया लगा है तो कम से कम 1.5 रुपया उसको मिले, कम से कम 50% उसके इनपुट का उसे ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये सब बातें दोस्तों बोली गई। और फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो स्पेकुलेटर्स के द्वारा, मिडिलमैन के द्वारा, इसके लिए भी सरकार ने बहुत से स्टेप्स चलाए हैं। अभी रिसेंटली फार्म बिल्स बहुत न्यूज़ में रहे, तो कहा तो ये जा रहा है सरकार के द्वारा कि फार्म बिल्स को लाया ही इसलिए गया है ताकि फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। बट एक्चुअली में फार्मर्स ऐसा बोल रहे हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि एपीएमसी मंडी को एलिमिनेट करने की बात की जा रही है और उससे भी ज़्यादा एमएसपी को एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। हालांकि सरकार ने और हमारे पीएम साहब ने साफ साफ बोला है कि एमएसपी एलिमिनेट नहीं होगा, बट चूंकि एमएसपी कोई स्टैट्यूटरी लॉ तो है नहीं, वो तो एक एग्जीक्यूटिव लॉ है, वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इस बात पे एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम लोग भूदान ग्राम दान से। भूदान मतलब जमीन का दान, सिंपल। आचार्य विनोबा भावे काफी बड़े आप कह सकते हैं फॉलोवर थे महात्मा गांधी जी के, और महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि आचार्य विनोबा भावे उनके स्पिरिचुअल हेयर होंगे। स्पिरिचुअल हेयर मतलब देखिए, गांधी जी को जो टीचिंग्स थी, गांधी जी की जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारी दी महात्मा गांधी जी ने, वो आचार्य विनोबा भावे जी को दी। आचार्य विनोबा भावे जी ने सत्याग्रही थे, वो बहुत ही प्रॉपर और सच्चे सत्याग्रही थे। गांधी जी के सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और गांधी जी का जो कंसेप्ट था ना ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज मतलब रूरल या फिर विलेज सेल्फ गवर्नमेंट, तो विलेज लेवल पे लोगों के पास अपने अधिकार लेने के, अपने डिसीजंस लेने की ताकत होनी चाहिए, ये गांधी जी बोलते थे। और गांधी जी की इस अवधारणा को आचार्य विनोबा भावे जी ने भी फॉलो किया। गांधी जी की मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली, एक रेडिकल हिंदू नाथुराम गोडसे ने उनको मार दिया। उसके बाद विनोबा भावे जी ने गांधी जी के जो मैसेज था उसको देश भर में फैलाने के लिए एक पद यात्रा ली। वो पूरे कंट्री में गांधी जी के मैसेज को फैलाना चाहते थे। और एक बार आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली नाम की जगह पे वो एक लेक्चर दे रहे थे। तो उस समय पे कुछ गरीब लोग खड़े हुए, लैंडलेस विलेजर्स थे वो, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई जमीन नहीं थी। उन्होंने बोला विनोबा भावे जी से कि साहब हमको थोड़ा लैंड दिलवा दीजिए, हमको अगर आप थोड़ा लैंड दिलवा देंगे, हम उसमें कितनी खेती बाड़ी कर लेंगे, अपने घर वालों के लिए खाना पीना उगा लेंगे, हम अपनी ज़िंदगी अच्छी जी लेंगे। क्योंकि इन गरीबों की भी बात सही थी कि ठीक है आप गांधी जी के आइडियाज़ को तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमें खाने पीने की चीज़ भी प्रोवाइड कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। आपके लिए सारी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, तो आप मदद कर सकते हैं ज्वाइन बटन दबा के। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपके सारी जून के जवाब दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको अक्सर कर पीडीएफ में प्रोवाइड करता रहता हूँ, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड में पीडीएफ बनाता हूँ। तो भैया जब इन गरीब लोगों ने खड़े होके जमीन मांगी, तो आचार्य विनोबा भावे जी के पास खुद की तो जमीन है नहीं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अभी आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इससे सरकार से इसके बारे में बात जरूर करूंगा। ठीक है, प्लस इन्होंने ये भी बोला कि अगर आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करने को तैयार है, कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब कि अगर मान लीजिए मैं आपको 1-1 बीघा जमीन दिलाता हूँ, तो अगर आप अपने बीघों को जोड़ के एक मेजर स्केल पे कोऑपरेटिव फार्मिंग करके काम करने के लिए तैयार हैं और इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट है कि भाई मेरा लैंड इसमें मैं करूंगा, तो मैं आपको लैंड की बात, आपको लैंड दिलाने की बात सरकार से करूंगा। ये भावे साहब ने कहा, इन विलेजर्स ने भी हाँ बोल दिया। सडनली रामचंद्र रेड्डी नाम का एक आदमी खड़ा हुआ और उसने बोला कि मैं अपने लैंड में से 80 एकड़ लैंड देने को तैयार हूं। रामचंद्र रेड्डी साहब ने कहा कि ठीक है मैं अपना 80 एकड़ लैंड 80 लैंडलेस विलेजर्स को देने को ले तैयार हूं, और इसको बोला गया भूदान, यानी जमीन का दान। जब ये इवेंट हुआ ना, तो आचार्य विनोबा भावे जी को एक आइडिया मिला कि भाई ये तो एक बहुत पोटेंट तरीका है गरीबों को ये लैंड दिलवाने का। इसके बाद विनोबा भावे जी पूरे देश भर में ट्रेवल कर रहे थे और इस आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, भूदान के आइडिया को और अपने गांधी जी के आइडियाज को भी। अब बहुत सारे जमींदार
बहुत सारे विलेजेस के ओनर्स यहाँ पे सामने आए और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम लोग भी कुछ ज़मीन देने को तैयार हैं लैंडलेस को। इस एक्ट को बोला गया ग्राम दान। आप सोचोगे कि ये लोग जिनके पास ज़मीनें हैं, ये क्या सब अपने मर्जी से ज़मीनें दे रहे थे? सब लोग इतने अच्छे हो गए? देखिए, सब इतने अच्छे नहीं हुए थे। बहुत सारे लैंड ओनर्स ऐसे थे जिनको ये लग रहा था कि अगर लैंड सीलिंग एक्ट आ गया तो इनके पास एक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ ज़मीन रह जाएगी, ज़्यादातर ज़मीन इनकी सरकार ले लेगी और गरीबों में बांट देगी। और इनको जो भी लग रहा था वो बिल्कुल सही लग रहा था। एक्चुअली में ऐसा हुआ भी। लैंड सीलिंग एक्ट आया और सबसे ये बोला गया कि आप मिनिमम इतनी ज़मीन रख सकते हो, बाकी ज़मीन आपकी सरकार लेगी और गरीबों में बांटेगी। तो बहुत सारे लैंड ओनर्स तो इसलिए भी ज़मीन दान कर रहे थे, उनको लग रहा था कि चलो हम खुद से ज़मीन दान कर देते हैं तो किसी एक्ट के थ्रू हमारी ज़मीन ना छीनी जाए। ज़मीन छीनी भी गई, केस सुप्रीम कोर्ट में गया और इस लैंड सीलिंग एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया गया बाद में अमेंडमेंट करके। ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट है, इसको आचार्य विनोबा भावे जी ने शुरू किया। इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। बिना खून बहाए ज़मीन को यहाँ पे गरीबों को दिया गया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे देश का। आगे बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है इंडियन इकोनॉमी की। अभी शुरुआत में तो थी, बट अभी तो बाकी सेक्टर्स दोस्तों डोमिनेट हो रहे हैं, खासकर सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा डोमिनेट हो रहा है। बट फिर भी एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है क्यों, इसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अभी भी है। सिंपल रीजन इसका, देश की बहुत बड़ी जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एज सिंपल एज दैट। अगर बात की जाए इंडियन इकोनॉमी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो 1951 से लेके अगर अब तक की बात की जाए तो एग्रीकल्चर एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी कम होता जा रहा है। 2010-11 में अराउंड 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर, व्हिच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेंस। यानी 2011-12 में देखा जाए तो 52% देश की जनता फार्म सेक्टर में डिप्लॉयड थी। यानी हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर सस्टेनेंस। अपने खान पान के लिए, अपनी फैमिली घर बार चलाने के लिए ये लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसीलिए डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। यानी कि अगर ओवरऑल जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो लेवल है वो कम है और बाकी सेक्टर्स का लेवल ज़्यादा होता जा रहा है, एट द सेम टाइम बाकी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट का लेवल ज़्यादा हो रहा होता और एग्रीकल्चर में प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा होता तो बात थी। लेकिन आज की डेट में भी एक बहुत मेजर तबका हमारे देश का, आप कह सकते हो लमसम 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि एग्रीकल्चर उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं वो उतने ही है और इसके बहुत वाइडर इम्प्लीकेशन है सोसाइटी पे। अब अगर बात की जाए एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देने के लिए, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा से एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की है। कंसर्टेड एफर्ट्स हैं, कहीं ना कहीं वो कंसर्टेड एफर्ट्स कम पड़े हैं, तभी एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है इंडिया में। खैर वो एक अलग बात है, उसकी बात ना करते हुए देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को बनाया गया, बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेटअप की गई, वेटनरी सर्विस यानी जानवरों को ट्रीट करने की सर्विस, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स खोले गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सब्जियों और फ्रूट्स उगाने वाला जो प्रोसेस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, ताकि एडवांस को फार्मर्स को बताया जा सके कि आप अपनी क्रॉप्स को कैसे बचा सकते हैं। इन सब चीज़ों को किया गया इंडियन एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया गया है ताकि एसेंशियल सर्विसेज, खासकर एसेंशियल जो सर्विसेज है एग्रीकल्चर की फील्ड में, वो प्रोवाइड की जा सके। टेबल 4.1 में ये साफ साफ दिख रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो तो साल दर साल बढ़ रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं बढ़ रही हैं और जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का वो घट रहा है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो 2013-14 में 4.2%, 14-15 में निगेटिव में चला गया -0.2%, 15-16 में 1.1%। वहीं पे इंडस्ट्री 5%, 5.9%, 7.3% और सर्विस सेक्टर ने तो जबरदस्त मजा कर दिया, 7.8%, 10.3%, 9.2%। तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 के फिगर्स हैं, जहां पे हमें दिख रहा है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो बाकी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर आप देखिए कि और भी क्या प्रॉब्लम्स है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने। धीरे धीरे फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम किया जा रहा है। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी कम है तो यूरिया, देखिए पहली बात तो हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर सब्सिडी को बहुत गलत तरीके से दिया गया है। हमारे यहाँ की फर्टिलाइजर सब्सिडी यूरिया में दी जाती थी। अगर आप देखो तो 3 मेन फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं, एक यूरिया, एक म्यूरेट ऑफ पोटैश, एक डायमोनियम फॉस्फेट। डायमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश पे ज़्यादा सब्सिडी मिलती नहीं थी फार्मर्स को।
मेन सब्सिडी मिलती थी यूरिया पे। यूरिया को ज़्यादा इस्तेमाल करके सॉइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया फार्मर्स ने। उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यूरिया सब्सिडाइज था तो वो वही इस्तेमाल करते थे। सरकार ने यूरिया पे सब्सिडी बंद कर दी है, बहुत कम कर दी है। अभी इसके चलते जब फर्टिलाइजर पे सब्सिडी हो गई है कम, तो भैया प्रोडक्शन में तो फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो ही रहा है, उस केस में जो फार्मर का खर्चा है वो बढ़ गया है। फिर भाई बाहर के देशों से जो हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर ड्यूटी रिडक्शन हुआ है, तो बाहर के प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते में इंडिया में बिक रहे हैं। अभी बाहर के प्रोडक्ट सस्ते में इंडिया में बिक रहे हैं, इंडिया का जो डोमेस्टिक पुश है अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए वो कम है, तो आप देखो कि हमारे फार्मर्स को तो नुकसान होगा ही ना। समझ गया बात को? तो फार्मर्स आर विथड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। फार्मर्स भी भाई चाह रहे हैं कि भाई हम अब एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, और जिन्होंने एक लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया उनको रिटर्न नहीं मिले, अनफॉर्चुनेटली बहुतों ने सुसाइड कर लिया। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की बात की जाए अगर एग्रीकल्चर पे, ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमिना नहीं है। कोलोनाइजेशन के समय से ग्लोबलाइजेशन चल रहा था। 19वीं शताब्दी में यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए, उन्होंने यहाँ पे आके धंधा किया, इंडियन स्पाइसेस के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो इंडिया में आए थे। अब आप देखिए इंडियन स्पाइसेस हमेशा से अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती थी दुनिया भर की, और फार्मर्स जो थे साउथ इंडिया के उस समय पे, जिस समय पे ये ट्रेडर्स आए थे यूरोप के, वो स्पाइसेस उगाते थे। आज की डेट में भी स्पाइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे कॉटन बेल्ट डेवलप की गई इंडिया में, और बहुत मेजर अमाउंट में कॉटन को ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाता था एज अ रॉ मटेरियल। इस कॉटन से ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली इंडस्ट्री में कपड़ा बनाया जाता था, और वो कपड़ा वापस इंडिया भेज दिया जाता था इंडिया में पहनने के लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैनचेस्टर में थी, लिवरपूल में थी। क्वालिटी कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस होता था, ब्रिटेन जाता था, उन कॉटन टेक्सटाइल्स में मैनचेस्टर लिवरपूल में कपड़ा बनता था, फिर वो इंडिया में आके बिकता था। चंपारण मूवमेंट में कैसे नील की खेती के अगेंस्ट बिहार के और बंगाल के किसानों ने बवाल किया था, इसको मैंने आपको बता रखा है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में। चंपारण में सब जो जगह है वो आपकी बिहार में, बट नील की खेती से परेशान लोग बंगाल में भी बहुत थे। तो उस समय पे क्या था कि इस रीजन के जो लोग थे उनको ये बोला जाता था कि आप जबरदस्ती अपने लैंड के कुछ हिस्सों पे इंडिगो उगाइए, क्योंकि इंडिगो बहुत जरूरत था उस समय पे यूरोपियन इंडस्ट्री में। होता ये था कि जो फैब्रिक बनाते थे ना, उस फैब्रिक को रंगने के लिए एक डाई चाहिए होती थी, और इंडिगो वो डाई थी। तो इस डाई को प्रोडक्शन इंडिया में होता था, बाद में एक सिंथेटिक डाई बन गई जर्मनी में, उसके बाद इस चीज की डिमांड कम हो गई यूरोपियन मार्केट में। बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है हमारे फार्मर्स का इस इंडिगो की खेती को लेके, नील की खेती को लेके। मेरी स्पेक्ट्रम की वीडियोस देखी जाके, वहां पे इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में समझाया। ओके दोस्तों, तो आप देखोगे कि उस समय से लेके आज तक जो हमारे किसान है, हालांकि ब्रिटेन के समय पे तो किसानों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, आज भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन हुआ 1990s के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया। पहले तो फिर भी इकोनॉमी में प्रोटोकॉल्स लगा रखे थे, बाहर के इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड आती थी इंडिया में, बाद में बहुत तेजी से आने लगी। फार्मर्स के सामने नए तरीके के चैलेंजेस। इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है राइस का, कॉटन का, रबड़ का, टी का, कॉफी का, जूट का, स्पाइसेस का, लेकिन फिर भी हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाहर के प्रोडक्ट्स के साथ compete नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाहर के जो प्रोडक्ट्स है ना, वहाँ की कंट्री उनको बहुत हाई सब्सिडी देती है, और इसलिए वो प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और जब वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते हो जाएंगे तो इंडिया में सस्ते आएंगे, इंडिया में सस्ते आएंगे तो जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सरकार प्रॉपर थ्रस्ट दे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की हालत को सुधारने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत कुछ किया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। कहा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते लैंड डिग्रेडेशन हुआ, ओवर यूज हुआ केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, एक्सेसिव इरिगेशन हुआ तो हमारा ग्राउंड वाटर सूख रहा है, हमारे एक्विफायर सीख रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। उसके बाद आया जीन रेवोल्यूशन, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ स्पीशीज। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, समय बढ़ रहा था, बॉल वर्म अटैक, पेस्ट अटैक अलग अलग तरीके के बहुत बढ़ रहे थे। इन पेस्ट अटैक्स को रोकने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को लाया गया, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ला सकें, वो प्लांट जिनमें नेचुरली बीमारी ना लगे, जिसमें जीन मॉडिफाइड सीड का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी, मॉडिफाइड जो इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं, इनको भी बहुत वजहों से क्रिटिसाइज किया गया है, बट वो एक अलग चीज़ है। तो देखिए हमारे देश में एग्रीकल्चर को चीज़ करने के लिए बहुत सी चीज़ें करी गई हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन ले लीजिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग ले लीजिए, सब कुछ किया गया है। अगर बात की जाए देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ये नया कंसेप्ट है। देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन है? सिक्किम।
ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि भैया जो भी क्रॉप आप पैदा कर रहे हो उसको आप बिना किसी केमिकल, बिना किसी फर्टिलाइजर, बिना किसी पेस्टिसाइड के पैदा कर रहे हो। आप उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल कर रहे हो और वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो हैवी पेस्टिसाइड यूज है ना, देखिए ये टैंकर्स लेके ये जो फार्मर्स हैं ये पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं क्रॉप में। अब ये हैं तो यार जहरी केमिकल ही, तो अगर आप केमिकल से उगाओगे प्लांट पौधों को तो सॉइल के कीटाणु तो मर जाएंगे लेकिन प्लांट भी तो इन्फेक्ट हो जाएंगे। तब बोला जा रहा है, कुछ इकोनॉमिस्ट का क्या बोलना है, इंडियन फार्मर्स का जो फ्यूचर वो बहुत ब्लीक है। क्यों है? इन्होंने बोला इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर द पॉपुलेशन राइजेस। बात यह है रूरल पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लैंड होल्डिंग और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, तो जो फार्मिंग है वो कॉमर्शियल नहीं हो पाएगी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस होगी। इंडिया की रूरल पॉपुलेशन 2011 में 83 करोड़ थी, 33 मिलियन यानी 83.3 करोड़, और ये डिपेंड करती है 250 मिलियन हेक्टेयर्स पे यानी 25 करोड़ हेक्टेयर्स पे। यानी ऑन एन एवरेज एक पर्सन के पास आधा हेक्टेयर आया, मतलब आधे हेक्टेयर से भी कम आया। 250 डिवाइड बाय 833, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा 1/3 हेक्टेयर से भी कम आया। तो बोला ये जा रहा है कि इंडियन फार्मर्स को अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उनको सीरियल्स छोड़ के हाई वैल्यू क्रॉप उगाने चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, सीरियल्स से नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइस उगाते हो तो राइस में क्या है, पहली बात तो राइस की जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू वो इतनी ज्यादा है नहीं। तो मान लीजिए इंडिया से अगर आप बहुत ज्यादा राइस बाहर एक्सपोर्ट कर भी देते हो तो जो फॉरेन एक्सचेंज और पैसा हमको मिलेगा वो ज्यादा है नहीं। दूसरी बात, राइस पानी बहुत पीता है, तो उसके चलते हमारा पानी का नेचुरल रिसोर्स एक्सेसिवली यूज हो रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि इंडियन फार्मर्स को सीरियस ना उगा के हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने चाहिए, इससे उनकी इनकम बढ़ेगी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा। तो आप देखिए फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स, जट्रोफा, जोजोबा नीड मच लेस इरिगेशन देन राइस और शुगर केन। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। हो क्या रहा है दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सी कंट्रीज जैसे इटली, इसराइल, चिलो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गेहूं चावल नहीं उगाते, दे डोंट डिपेंड ऑन गेहूं चावल। ये लोग क्या करते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रूट्स महंगे बिकते हैं, ओलाइव्स महंगे बिकते हैं, स्पेशलिटी सीड्स, वाइन, विटिकल्चर बहुत होता है इनके यहाँ, और इम्पोर्ट सीरियल्स, मतलब ये लोग सीरियल्स गेहूं चावल को इम्पोर्ट करेंगे और ये जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है फ्रूट्स, ओलाइव्स, स्पेशलिटी सीड्स, इनको एक्सपोर्ट करेंगे। अब नो डाउट फ्रूट्स महंगे बिकेंगे, ओलाइव्स, सीड्स, दारू, वाइन, ये सब इंटरनेशनल मार्केट में महंगी बिकेगी। ओके, एट द सेम टाइम बायोडीजल क्रॉप्स, जट्रोफा, जोजोबा, ये सब भी इंटरनेशनल मार्केट में महंगे बिकेंगे और इनको उगाने में पैसा भी कम खत्म होगा और पानी भी कम खत्म होगा और सॉइल को भी कम नुकसान पहुंचेगा। तो ये एक कॉमर्शियल अप्रोच बताई जा रही है। अब आपको क्या लगता है कि कॉमर्शियल अप्रोच किस हद तक सही है, कि मतलब कि हमारे फार्मर्स सीरियल्स को उगाना छोड़ के सीरियल्स को इंपोर्ट करने लगे और हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगा के एक्सपोर्ट करने लगे, तो उससे कमाई ज्यादा होगी। यूरोपियन कंट्रीज सच में ऐसा कर रही हैं। कुछ हद तक तो देखिए बात सही है, खासकर राइस और शुगर केन में। जैसा कि मैंने बता दिया, राइस की क्रॉप बहुत पानी मांगती है, शुगर केन भी बहुत पानी मांगता है, और हम एक वाटर डेफिशिएंट नेशन है, तो हम एक लिमिट से ज्यादा अगर इनकी पैदावार करेंगे तो हमारा पानी खत्म हो जाएगा। तो हमको ऐसे प्रोडक्ट्स की पैदावार करनी है जहाँ पे हमको कमाई ज्यादा मिले और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम इस्तेमाल हो। अब ये बात किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ये तो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, इस आबादी को खिलाने के लिए क्रॉप्स चाहिए। और अगर हम सीरियल्स को उगाना बंद कर देंगे और कल की डेट पे गेहूं चावल जैसी चीजों के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो गए तो एक फूड क्राइसिस भी आ सकती है इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये था इसका एनालिसिस दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर 4 खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मदद करने के लिए ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं। गुड बाय।